जय हिंद स्टूडेंट्स। मैंने डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर बच्चों को एक खास पैटर्न फॉलो करते हुए देखा है कि वो मेजर सब्जेक्ट्स पकड़ लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, और वो सोचते हैं कि एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, लेकिन फेलियर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर जाते हैं, वो है जीएस। तो जीएस एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है। यहां तक कि बच्चों की बात नहीं, मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है। ये बोरिंग होता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से स्टोरी बेसिस पे इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जाए तो ये उतनी ही आसानी से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है और आप इसे इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो मैं आज एक ऐसे दिग्गज से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जिन्होंने लाखों बच्चों का ट्रस्ट तो जीता ही है, साथ साथ इन्होंने कई महारथी टीचर के लिए भी मेंटोरशिप प्रोवाइड करी है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन है? तो आइए मिलवाते हैं मुक्तक सिंह राठौड़ सर से। तो वेलकम कीजिए मुक्तक सर का। प्लीज सर, बच्चों को थोड़ा गाइडेंस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, सबसे पहले तो इतना अप्रिशिएट करने के लिए, और मैं यही कहूंगा कि आई होप आई डिजर्व इट। आई जस्ट होप आई डिजर्व इट। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका मैंने नाम सुना है कि बच्चों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से आप कनेक्ट करवा देते हैं हिस्ट्री के साथ। तो वो कौन सा तरीका है? आपकी आवाज भी बुलंदियों पर जाती है, मैंने ये भी सुना है। तो प्लीज बच्चों को उस चीज के बारे में बताइए जो हिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए आप फील कराते हैं। देखिए, मैं हमेशा से ये मानता हूँ, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, बहुत वास्ट है। लेकिन सही बताऊँ तो मुझे लगता है कि सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो हिस्ट्री ही है। आखिर ऐसा क्यों है कि सबसे आसान सब्जेक्ट कोई है तो हिस्ट्री है? वो दरअसल इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री और कुछ नहीं बल्कि स्टोरीज ही है। हिस्ट्री, जो कि ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, उसका मतलब ही होता है बहुत सारी कहानियाँ। और इसीलिए अगर हम हिस्ट्री को कहानियों की तरह समझेंगे तो हमें हिस्ट्री एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो सीधे एग्जाम ओरिएंटेड, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और वो स्टोरी को, थीम को समझते ही नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारी सुपरहिट मूवीज बनती है हिस्ट्री के किसी टॉपिक के ऊपर या किसी विषय के ऊपर, बहुत सारी फिल्में बनती, सुपरहिट बनती है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वही टॉपिक जब एग्जाम में पढ़ने के लिए आता है तो फिर वो बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में हम सीधे पढ़ने जाते हैं उसको, तो हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। अरे हाँ, क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन एक बार आप स्टोरी समझो, और जो आपने स्टोरी को समझ लिया तो उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बनेंगे, क्वेश्चन भी बनेंगे और आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। और सर, मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो हमारी एग्जाम में आ रहा है। हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे एंसेस्टर्स की हिस्ट्री हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? क्या अमेरिकन्स पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री, या ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री, या कोई फ्रेंच पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री? हम ही पढ़ेंगे ना। और एक बात कहते हैं कि अगर हमें अपने भविष्य को संवारना है तो अपने इतिहास से ही सीख लेनी पड़ेगी। इसीलिए हिस्ट्री को सिर्फ एक एग्जाम का सब्जेक्ट या एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट के तौर पे मत मानो। हिस्ट्री को एक ऐसा सब्जेक्ट मानो जो आपके ओवरऑल नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ में सर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और जब कहानियों की तरह हिस्ट्री होती है तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगती है, एक इंडिविजुअल उसको अपने आप से रिलेट करने लगता है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, अक्सर बच्चे बोलते हैं कि हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, बहुत वास्ट है, डिफ़िकल्ट है। और मैं उनको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि हिस्ट्री ईजी है, तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ वेरी पॉलिटिसाइज्ड सब्जेक्ट। अब क्या होता है कि 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th में, 9th में स्टूडेंट्स का माइंड इतना पॉलिटिसाइज्ड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, 16, 17, 18 या उससे ऊपर, तो वो जो भावनाएं होती, जो इमोशंस होती उस पॉलिटिकल इवेंट्स के पीछे, वो इमोशंस वो फील कर सकते हैं। और क्योंकि जब वो उन इमोशंस को फील कर सकते हैं तो फिर उससे कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो अब आपकी वो उम्र आ गई है कि अब वो पॉलिटिसाइज्ड इमोशंस को, जो हिस्ट्री के अलग अलग इवेंट्स में आपने देखी थी, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। और जब आप कनेक्ट कर लेते हो तो आपको बेहतर समझ में आता है और मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। जी सर।
सर मेरे साथ एक खास प्रॉब्लम होती थी कि हिस्ट्री में मेरे को डेट्स याद नहीं की जाते तो मेरे को हमेशा लगता था ये हिस्ट्री इतनी मिस्ट्री के साथ क्यों पढ़ाई जाती है। तो क्या डेट्स ही हिस्ट्री कही जाती है या डेट से हटकर भी हिस्ट्री कुछ है, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा। विजयदशमी के दिन, जिसको दशहरा भी बोलते हैं, आप सब लोगों ने रावण जरूर जलाया होगा। अपने शहर के बड़े बड़े मैदानों में रावण के पुतलों को दहन होते हुए देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने उस पुतले को बनते हुए देखा है? पहले क्या होता है? पहले एक फ्रेम बनती है, फिर उस बनी हुई फ्रेम के ऊपर पाँव लगाए जाते हैं, हाथ लगाए जाते हैं, 10 मुंह लगाए जाते हैं, हथियार दिए जाते हैं हाथ में, या सीधे सब कुछ लगा दिया जाता है? नहीं, पहले फ्रेम बनती है। हिस्ट्री को भी मैं इसी से रिलेट करके बताऊंगा। जो डेट्स की बात आपने करी है, क्या होता है कि अगर आप सीधे रावण के पाँव लगाने जाओ या हाथ लगाने जाओ या मुंह लगाने जाओ तो वो गिर पड़ेगा। तो पहले क्या बनानी पड़ेगी? आपको फ्रेम बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि हिस्ट्री को जब आप कहानी की तरह समझोगे तो वो कहानी क्या बनेगी? आपकी फ्रेम बनेगी। और फिर उस कहानी की फ्रेम के ऊपर फैक्ट्स के पाँव, हाथ, हथियार, मुंह, मुकुट सब लगा सकते हो आप। तो फिर आपका रावण बन के तैयार हो जाएगा और आप उसको दहन कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन ये सर ने एक्सप्लेनेशन दिया है। साथ ही ये भी मेरे को जानना है, और खासकर बच्चों को तो ये जानना ही होगा क्योंकि वो जीएस बोरिंग समझते हैं, उन्हें डिफिकल्ट लगता है, उन्हें नींद आती है, तो वो इसलिए स्किप कर जाते हैं। तो डिफेंस एग्जामिनेशन में जीएस के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इसके ऊपर सर आप लाइट डालेंगे थोड़ा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं या एसएसबी की बात करूं, या इवन अगर आप रेकमेंड और सिलेक्ट होने के बाद में एकेडमी में भी जाते हैं तब की भी बात करूं, और तीनों बात बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन की बात बताता हूं मैं। रिटन एग्जामिनेशन में जैसे कि सर ने शुरू में बताया था कि मैथमेटिक्स, साइंस या इंग्लिश के दम पर आप तैयारी करके ये सोचते हो कि ये 3 सब्जेक्ट्स करके हम सिलेक्ट हो जाएंगे। हो सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल हो सकते हो, कई स्टूडेंट्स होते भी हैं। लेकिन क्या होता है ना कि फाइनल सिलेक्शन तब होता है जब मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट लिस्ट में अगर आपको बाजी मारनी है तो आपको जीएस के सब्जेक्ट हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए, आपने एग्जाम निकाल लिया, यह आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था। आपका ऑब्जेक्टिव था कि आप एकेडमी में जाते, और एकेडमी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरिट लिस्ट में नाम लाना पड़ेगा। जीएस के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, जो इतने छोटे भी नहीं है लेकिन हाँ फिर भी बड़े सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जो रिलेटिवली छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनमें महारत हासिल कर लो तो फिर आपके ये छोटे 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 मार्क्स जुड़कर आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत बड़ा बना देंगे। और आपको कभी भी इस बात की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो ये तो रही बात रिटन एग्जामिनेशन की। अब आते हैं एसएसबी के ऊपर कि एसएसबी में इन सब्जेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई एम सो सॉरी, अपॉलॉजीज, लेकिन मैथ से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि आप देखो एसएसबी में क्या होता है। एसएसबी में आपको ग्रुप डिस्कशंस का सामना करना पड़ेगा, जहां पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, या फिर आपको बहुत सारे लेक्चरेट्स की टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें आपको इमीडिएटली एक स्क्रिप्ट फ्रेम करके बोलना पड़ेगा, या फिर पर्सनल इंटरव्यू के दौरान भी आपसे कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जहां पर अगर आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे और करंट अफेयर्स ऑब्वियसली जैसे सब्जेक्ट का नॉलेज है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो जवाब भी बेहतर देंगे। जब आप जवाब बेहतर देंगे तो आपके रेकमेंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश को स्टडी करके रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन एसएसबी के अंदर वो जाके थोड़ा पीछे हो जाएगा उस कैंडिडेट के मुकाबले जिसने जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मेरिट में आने के लिए भी जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एसएसबी के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जीएस पढ़े। सर क्या होता है ना कि जब हम जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स इन सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं तो हम किसी एक इवेंट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। और जब हम किसी एक इवेंट को बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उस कंडीशन में हमारे जवाब, हमारे एनालिसिस बहुत बेहतर हो जाते हैं, और यही तो उनको चाहिए। आप बताइए सर, डिफेंस की एग्जाम एकमात्र ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है,
बायोलॉजी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको, और कौन सा सब्जेक्ट भूल गया हूं मैं, पॉलिटी भी पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। कौन सी ऐसी एग्जाम होती है जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए पूछे जाते हैं? कोई वजह है जो आर्म्ड फोर्सेस ने, यूपीएससी ने मिलके ये तैयार किया है प्रोफार्मा, क्योंकि उन्हें चाहिए स्कॉलर वॉरियर्स। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आज सिर्फ वॉरियर्स नहीं चाहिए, स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए, और ऐसे इंडिविजुअल चाहिए जिनको सारे सब्जेक्ट्स का समग्र ज्ञान हो, बहुत सारा नॉलेज हो, तब वो अपने बहुत सारे नॉलेज को यूज करके सही डिसीजन मेकिंग, सही पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे जब उनके सामने कोई चुनौतियां आएगी। तो इसीलिए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो जब वो पूछ रहे हैं वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट हमसे, तो हम कुछ सब्जेक्ट्स को क्यों छोड़े? वो तो चाह रहे हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो, और जो वो चाह रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा, तभी आप रेकमेंड और सिलेक्ट हो पाओगे। बताइए सर, और पूछिए सब। मैं चाहता हूं कि आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, जीएस को लेके, हिस्ट्री को लेके, या कोई और भी डाउट हो तो उसको लेके आप पूछिए। जी सर, एक और मेरे को खास तरीके का डाउट बच्चों की तरफ से पूछा जाता है कि वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो क्या इसके पीछे ये जीएस के सब्जेक्ट्स का ही रीजन होता है कि वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं? और अगर ऐसा है तो बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो सिर्फ जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं, दूसरे जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए भी ये बात कॉमन होती है। जैसे आपने बोला करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं। आपको अगर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को याद रखना है, अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं, आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे आप उस चीज को जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो। आपने 100 बार पढ़ा और 1 बार लिखा बराबर होता है। ये कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 100 बार किसी चीज को पढ़ो और 1 बार किसी चीज को लिख लो तो बराबर ज्ञान होता है। तो आप अगर 2 बार लिख लोगे तो आप 200 बार पढ़ने के बराबर ज्ञान हासिल कर सकते हो। तो आपको अपनी अप्रोच में बदलाव लेके आना है। सिर्फ पढ़ के काम नहीं होगा, लिख लिख के पढ़ने से काम होगा। और इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज भी है जो हमारे साइंस के एजुकेटर शेयर भी करेंगे हमारे साथ में, कि क्या होता है जब आप लिख कर पढ़ते हो कोई चीज़ तो बेहतर याद क्यों हो जाती। क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि विजुअल मेमोरी बन जाती है, कुछ चीज़ें मसल मेमोरी में भी आ जाती है, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ो या कोई दूसरा जीएस का सब्जेक्ट पढ़ो तो उसके नोट्स बनाओ डेली के। और मजाल नहीं है सर कि फिर भूल जाए कोई इंसान, उसको याद आ जाएगा, तारीख वार याद आएगा उसको कि इस तारीख को ये सवाल जब देखेगा ना तो वो उसमें 2 आंसर अपनी तरफ से भी दे सकता है जो नहीं पूछे गए। कि आपने ये पूछा है कि ये क्या हुआ था, मैं आपको ये भी बता दूं कि कब हुआ था। और पूछिए सर। सर एक और चीज़ जो मेरे मन में आता है, मैं हमेशा से फील करता हूँ जब भी मैंने जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े या फिर उसको पढ़ने की कोशिश करी, हालांकि पहले मेरे को मुक्तक सर कभी नहीं मिले तो शायद मैं भी जीएस बहुत अच्छे से पढ़ लेता, लेकिन चलिए आपके पास मौका है तो मैं आपकी तरफ से एक बहुत बेसिक सा अप्रोच आपको बताना चाहूँगा कि जब 4 लोग ऐसे बैठकर पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं या फिर किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड होती है, तो क्या आप भी फोमो फील करते हैं? क्या आप वहां पर कोई जवाब नहीं दे पाते हैं? आपके पास कोई उनसे बात करने के लिए कुछ भी टॉपिक नहीं होता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त वो फोमो बहुत खतरनाक चीज होती है। तो उन 4 लोगों के सामने बैठकर आपके जो जवाब हैं वो कॉन्फिडेंट जवाब कैसे आएंगे, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि ये क्यों जरूरी है लाइफ में। देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो जेन्युइन है कि हाँ, 4 लोगों के सामने अगर अपन कोई बात इम्पैक्टफुली और मीनिंगफुली बताना चाहते हैं तो हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। बात सही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ सर कि ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम 4 लोगों के सामने बैठ के बोल पाएँ इसीलिए हम ये चीज़ें पढ़ें। मैं ये मानता हूँ कि आप ये सब्जेक्ट्स को इसीलिए पढ़ो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे, एक जागरूक इंसान बनने में मदद करेंगे। एक जागरूक इंसान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन कभी भी नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ में आज डिफेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप अगर इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे
तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। अगर कुछ समय तक सिलेक्ट नहीं भी हुए तो भी आप एक जागरूक इंसान बन के बेहतर जीवन जी सकते हो। और अपने लाइफ में दूसरे भी अगर स्फीयर्स में आप जाते हो तो इन सब्जेक्ट का नॉलेज आपको दूसरों से बहुत डिस्टिंग्विश बनाता है, बहुत अलग बनाता है। और अगेन जहां पे भी आप रहते हो आपकी ग्रोथ की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है अगर आपको इन सब्जेक्ट्स का कंपैरेटिव स्टडी आता है। और वो तभी होगा जब इन सब्जेक्ट्स को एक साथ आप पढ़ोगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय जियोग्राफी। अब मैं कहूंगा कि भारत में इन्वेडर्स खैबर के पासेस से आते थे, तो सवाल ये उठता है खैबर के पासेस से क्यों आते थे, किसी और पासेस से क्यों नहीं आते थे? बिल्कुल। और पासेस होते क्या है? तो ये जियोग्राफी और हिस्ट्री का नॉलेज बिल्कुल हैंड इन हैंड चलता है। और ऐसे ही पॉलिटी का भी होता है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अगेन हैंड इन हैंड चलता है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों हुए? क्योंकि उसके पीछे कोई ऐतिहासिक घटना थी। और यही कंपैरेटिव स्टडी अगर आपके पास है तो आप एसएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और मैं इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में आपके सामने आऊंगा कि ना सिर्फ आपकी रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी दुरुस्त हो, बल्कि इस रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी की प्रोसेस में ही वो क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाए, वो नॉलेज आपको मिल जाए जो एसएसबी रेकमेंड होने के लिए जरूरी है। क्योंकि एसएसबी रेकमेंड होने की जब बात होती है तो हमेशा कॉन्फिडेंस की बात होती कि कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कहां से? ये कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स बाय नॉलेज। जिसका नॉलेज ज्यादा होगा उसका आत्मविश्वास स्वतः ही बेहतर हो जाएगा और वो एक अलग ही पॉजिटिविटी के साथ और एनर्जी के साथ जाके उस इंटरव्यू को फेस करेगा और वो डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वो यूं ही बन जाएगा। यही आपको करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दावा करता हूं कि आप रिटर्न भी क्लियर करोगे और एसएसबी में भी रेकमेंड होगे और मेरिट लिस्ट में भी आओगे। डेफिनेटली सर ने बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है जीएस के इंपॉर्टेंस को। तो मेरे मन में जो सवाल थे वो तो मैंने सर से पूछ लिए हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है बेटा, आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आता है तो दिल खोल कर पूछिए और जानिए आपको कौन सी चीजों से प्रॉब्लम हो रही है। तो सर बच्चों के लिए काफी इंफॉर्मेशन है, तो मिलते हैं फिर दोबारा। जय हिंद।